पढ़ते हो। इसी तरीके से जो मेडिकल है स्ट्रीम, उसके अंदर आप मैथ्स की जगह बायोलॉजी पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन, ये तो सब पढ़ते ही हो। तो मेन जो स्ट्रीम का डिफरेंस है वो है मैथ्स और बायो स्ट्रीम। जहाँ एक तरफ आप नॉन मेडिकल लेके इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, वहीं दूसरी तरफ आप लोग बायो यानी कि मेडिकल लेके डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर भी बहुत टाइप के होते हैं, इंजीनियर्स भी बहुत टाइप के होते हैं। फुल फ्लैश्ड कोर्सेज़ हैं ये, जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल से हम लोग कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं +1 साइंस में। सबसे जो मेन क्रक्स है +1 साइंस का, मीन साइंस स्ट्रीम का, कि जो बच्चे हैं साइंस स्ट्रीम के, जो साइंस स्ट्रीम लेते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। और हमें ये पता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है आगे किसी भी कैरियर अपॉर्चुनिटी को फुलफ़िल करने के लिए। अगर आपको कोई भी अपना एम पूरा करना है बेटा लाइफ में, या कैरियर अपॉर्चुनिटी अपनी कोई पूरी करनी है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉपर रोल होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट +1 मीन्स साइंस स्ट्रीम में बच्चों को आ जाता है। सो अगर हम और चीज़ों की थोड़ी सी स्टडी करें और ये देखें कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बेटा मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में है। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है बेटा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन वेरियस लाइफ एस्पेक्ट्स। आपके जो लाइफ के डेली लाइफ है उसके अंदर केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर कैसे केमिस्ट्री हेल्प करती है आपको वेरियस कैरियर गोल्स में, ये हम आपको डिस्कस करवाएंगे। अगर हम थोड़ा सा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि केमिस्ट्री को कवर कैसे किया जा सकता है, खास तौर पर +1 और +2 की केमिस्ट्री को। सो बेटा केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट, उस वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, जस्ट लाइक फिज़िकल एजुकेशन एंड फिज़िक्स और फिज़िकल एजुकेशन की तरह केमिस्ट्री 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। जो केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पोर्शन है और एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पोर्शन है। प्रैक्टिकल करने होते हैं केमिस्ट्री लैब में, जैसे आपने करे भी होंगे 10th में और 9th में। और एक है केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि हमें क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में याद करना होता है। हमारे जो पेपर हैं बेटा, वो केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है और 30 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होता है। 30 में से आपके अच्छे नंबर लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 70 में से मिनिमम आपको 23 मार्क्स लेने होते हैं। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें आपको 30 मार्क्स ज़रूरी होते हैं लेने, 23 मार्क्स ज़रूरी होते हैं लेने। अगर आपके 23 मार्क्स नहीं आए तो 30 मार्क्स नहीं लगेंगे आपके। 30 मार्क्स या 29 या 28 जब लगते हैं मार्क्स, जब आप मेहनत करते हैं थोड़ी सी, और आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में 23 से ज़्यादा आ जाते हैं। तो बेटा जो केमिस्ट्री का सिलेबस की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री का सिलेबस में आपके पास 14 चैप्टर्स रहते हैं। कितने चैप्टर्स रहते हैं बेटा? 14। केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो बेटा आपके पास 14 हैं। और एक और बात बेटा, अगर इस वीडियो में आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप लोग YouTube के अंदर प्लेबैक ऑप्शन का, प्लेबैक स्पीड का जो एक ऑप्शन होता है, प्लेबैक स्पीड का जो एक ऑप्शन होता है, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको 1 कर सकते हैं, 1.25 आई थिंक होती है, या 1.5, 1.72, जितनी आपको बढ़ानी है स्पीड उस हिसाब से आप लोग बढ़ा के देख सकते हैं। तो दोबारा सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस कितने चैप्टर्स होते हैं +1 साइंस में? +1 साइंस केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स होते हैं बेटा। हाँ, सबसे पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट्स करवाएंगे +1 के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में आप लोगों को बहुत सारी यूनिट्स मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जैसे एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, जो कि आप लोग पहले 9th में कर चुके हो बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका सेकंड चैप्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आप लोग वही जैसे आपने 10th में पढ़ा था, डोबर्नियर ट्रायड्स होते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होते हैं, किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं इतने सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि पहले तो बेटा थोड़े से ही एलिमेंट थे तो थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन हो जाती थी, अब तो 108 के आसपास एलिमेंट्स हो गए हैं। इतने सारे एलिमेंट्स को याद करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखना थोड़ा सा टायरसम या कुंबरसम हो जाता है। इस वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ज़रूरी है। किस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने कौन कौन से स्टेप्स निकाले जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन हो पाई, और आजकल क्या है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर नंबर सेकंड है। तो चैप्टर नंबर थर्ड है बेटा, सॉरी ये चैप्टर नंबर थर्ड है बेटा। जो चैप्टर नंबर सेकंड था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे बाद में पहुँचेंगे, पहले एटम के बारे में जानेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बेटा सेकंड होता है चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि एटम किस चीज़ से बना है, कंपोजिशन क्या है एटम की, मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर में। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। अभी अब मैंने बताया जैसे डोबर्नियर ट्रायड ने अलग अलग तीन तिगड़े दिए थे एलिमेंट्स के, इसी तरीके से न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स दिया था लो, फिर उसके बाद ये मेंडलीव का लो आया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करी थी जो 10th क्लास में, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर आता है जो कि आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सेकेंड चैप्टर में हमने क्या करा बेटा, एटम का स्ट्रक्चर। अब हम एटम को कंबाइन करके उसको कन्वर्ट कर देंगे मॉलिक्यूल में, और वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो कि फिफ्थ चैप्टर है, उसमें हम दो स्टेट्स करेंगे बेसिकली, एक तो लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या लॉज हैं जो कि गैसियस स्टेट ऑफ एटम को डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से क्या क्या लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। फिर चैप्टर नंबर 6 में हम थर्मोडाइनमिक्स, जो कि हमारा चैप्टर है। थर्मोडाइनमिक्स क्या है बेटा, हीट। चैप्टर नंबर 6 है हीट की स्टडी। जब हम हीट एनर्जी की स्टडी करते हैं, हमने 10th क्लास में दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो हैं जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है, और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी यूज़ होती है। तो हमने उन दोनों ही रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में, जो कि है 6th चैप्टर। फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो करना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जब एक फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में एक बैलेंस पॉइंट आ जाता है। ये चैप्टर नंबर 7 रहेगा, इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, हमने डिटेल स्टडी करनी है रिवर्सिबल रिएक्शंस की। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, बट साथ के साथ यहाँ पर एक ये है कि रिएक्टेंट तो कन्वर्ट होते ही हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो हमने इक्विलिब्रियम के अंदर इन्हीं रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी भी है। ये जो बेटा 7 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स, दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चौथा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पांचवा स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें लिक्विड और गैसियस स्टेट है, छठा थर्मोडाइनमिक्स, और सातवां इक्विलिब्रियम। ये सारा का सारा जो 7 चैप्टर्स हैं बेटा, ये पार्ट फर्स्ट में आते हैं। ये किस में आते हैं, पार्ट फर्स्ट में। आपकी जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में 7 चैप्टर हैं, इसी तरीके से पार्ट सेकंड में भी 7 चैप्टर हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट के 7 चैप्टर थे। पार्ट सेकंड के 7 चैप्टर इस प्रकार हैं। जो चैप्टर नंबर बेटा 8 है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। 10th क्लास के अंदर जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करा था हमने,
उसके अंदर जो लास्ट टाइप था वो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन था। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे आसपास जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं और केमिकल चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर उनमें जो रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे, जो कि आप 10th क्लास में एक बार कर भी चुके हो, उससे थोड़ी सी एडवांस टेक्निक के साथ। फिर उसके बाद हम चैप्टर 9 पर जाएंगे। चैप्टर 9 जो है वो है हाइड्रोजन। आपको पता है एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? क्या वो 1 है? यस। जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो डेंसिटी है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो हमने हाइड्रोजन चैप्टर करना है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी, उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसके क्या क्या अलग कंपाउंड्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में, जो कि क्या है? हाइड्रोजन। फिर उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, एक तो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोगों को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ये है। जो एक्सट्रीम, इसको क्या कहेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पर है, उसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहा जाता है, इसको डी ब्लॉक कहा जाता है और लास्ट वाले को एफ ब्लॉक कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है वो भी हम सेकेंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे तरीके से करेंगे कि इसको क्यों कहा जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाए तो एस ब्लॉक होता है, जल्दी डिस्कस करेंगे हम। वैसे जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है, इसको एस कहते हैं हम, एस ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक हम पी ब्लॉक कहते हैं और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक हम डी ब्लॉक कहते हैं। तो हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड करना है बेटा एस ब्लॉक में, और पी ब्लॉक के अंदर हमने करना है ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। 2 ग्रुप इसमें करने हैं एस ब्लॉक में, 2 ग्रुप इसमें करने हैं बेटा पी ब्लॉक में। और फर्दर जो रह जाएंगे 15 से लेके 18 तक, और ये डी और एफ ये जो है हम +2 के अंदर करेंगे। तो हमने करना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। फिर उसके बाद बेटा अब हमारे पास है एक ऐसा कंपाउंड जो कि हर टाइम हर जगह हमारे आसपास सारी जगह हैं, और वो क्या है? कार्बन। तो कार्बन से रिलेटेड चैप्टर है, जैसे कि हमने 10th में करा था, उसी तरीके से कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और जो केमिस्ट्री बन जाती है वो बन जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसी कार्बन की स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या अलग अलग ख़ास बात होती है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो बेटा हम कौन से चैप्टर में करेंगे? ये आपका हो गया, ये आपका 10th था बेटा एस ब्लॉक, 11th था आपका पी ब्लॉक, और ये 12th चैप्टर में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। फिर 13 चैप्टर के अंदर आपके पास आएगा हाइड्रोकार्बन्स। अगेन ये दोनों ही चैप्टर जो हैं वो बेटा कार्बन से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में। और उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये बेटा आपका लास्ट 14th चैप्टर है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन और स्मोक, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम आसपास देखते हैं। कई बार ऐसा होता है दिवाली के आसपास हमारी आंखों में धुंधलाहट सी होती है, धुंधला लगता है, तो वो किस वजह से लगता है? मतलब जो भी आसपास हमारी चीज़ें हैं पोल्यूशन की, वो हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 14 में, जो कि क्या है बेटा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो बेटा ये सारे 14 के 14 चैप्टर्स हैं जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन 70 मार्क्स का बनाते हैं, जिसमें से मिनिमम आपको 23 तो लेने ही होते हैं। बाकी इतना कंसेप्ट जो है वो आसान होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से 14 चैप्टर्स होते हैं और 2 बुक्स हैं केमिस्ट्री की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर
हम लोग पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर किस तरीके का आता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है केमिस्ट्री पेपर का। एक वीडियो उस